नमस्कार, जय हिंद। बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 3 से 4 जुलाई 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज से पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दूं, ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जो क्लास आपका पीछे छूट चुका है, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स का हो, मंथली करंट अफेयर्स का हो, उसे भी आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। हम सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, ये प्रश्न था कि बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी यानी कि उपस्थिति या फिर अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ई शिक्षा कोर्स। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक जानकारी आप सबों को पुनः दे दूं, इस सीरीज के यानी कि करेंट अफेयर्स के हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं, आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से इस कोर्स के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इसी कोर्स में रिसेंटली एक नया पीडीएफ भी अपडेट हुआ है, जनवरी से लेकर जून तक का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का, जो हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिकी संस्करण है। ये बहुत बेहतरीन पीडीएफ है और सारी जानकारी विस्तृत तौर पर हमने इसमें दिया है। आप लोग इस कोर्स के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो बीपीएससी वाला जो कोर्स है वहां पर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें भी करंट अफेयर्स का जो है पैकेज ये इंक्लूडेड है। करंट अफेयर्स का कोर्स आपको इस कोर्स में मिल जाता है। अच्छा, इसी कोर्स में अभी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हुआ है 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर, जो खास करके एग्जाम 30 सितंबर को आयोजित होना है। इसका पूरा शेड्यूल यहाँ पर आप देख सकते हैं। 40 फुल लेंथ टेस्ट है, 90 से अधिक, तकरीबन 100 प्लस इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी शामिल है। तकरीबन 150 टेस्ट है, ऑनलाइन मोड में मिलेंगे और इसका सॉल्यूशन का जो पीडीएफ होगा वो भी आप इस टेस्ट सीरीज का आप डाउनलोड कर पाएंगे। हजारों लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप भी बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि वैश्विक आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने हाल ही में बिहार में कहां अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए यानी कि पटना। अच्छा, एग्जैक्ट वो प्लेस भी पूछा जा सकता है, पटना में कहाँ। फिलहाल यहाँ पर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से सभी पॉइंट को देखिए। पहला पॉइंट है कि वैश्विक आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने हाल ही में पटना बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। और आपको बता दूं, यह सेंटर जो है पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन में शुरू किया गया। उद्योग भवन को आप यहाँ पर देख रहे हैं। दरअसल गांधी मैदान जो पटना में है उसके पूर्वी क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे एक बड़ा सा इस प्रकार का भवन है। अगर आप पटना में रहते हैं, पटना गए हैं, तो ये जरूर देखे होंगे गांधी मैदान में। ठीक है, जस्ट गांधी मैदान से पूरब में है और यहीं पर यह भवन शुरू किया गया, मतलब इसी भवन में ये अभी हाल ही में सेंटर शुरू किया गया है। अच्छा, यहाँ पर इसका उद्घाटन की बात करें तो 2 जून, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर जून नहीं बल्कि ये जुलाई होगा। आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे जून नहीं बल्कि यहाँ पर जुलाई होगा। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा जुलाई, यहाँ पे मिस टाइपिंग है। तो इसका उद्घाटन 2 जुलाई 2024 को बिहार की उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया। ठीक है, तो वर्तमान में जो बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री कौन है, तो नीतीश मिश्रा है, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, इसके स्थापित होने से यहाँ पर रोजगार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, इतनी चीजें इस प्रश्न से डायरेक्टली संबंधित है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, तो इसका पूरा नाम क्या होता है। तो एचसीएल का जो पूरा नाम होता है, पूरा जो मतलब कह सकते हैं रूप होता है या फिर कहें फुल फॉर्म जो होता है, ये होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। इसी को कहा जाता है शॉर्ट में एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इसका जो मुख्यालय है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुई थी और इसके संस्थापक हैं शिवनाथन। चूंकि ये खबरों में है तो ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम आपको बतला दें, अब बीपीएससी का जो बदलता हुआ पैटर्न है, अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके जो चीजें खबरों में रहती है उनसे मिलते जुलते जो फैक्ट होते हैं वो पूछे जा रहे हैं। पिछले कुछ एग्जाम में ये चीजें देखने को मिला है, तो इस चीज को लेकर प्रिपेयर रहिएगा। और इस सीरीज में हम हालांकि ये सारी चीजें आपको बतलाते रहेंगे और उस तरह का यहाँ पर आपको कंटेंट भी हम आपको देते रहेंगे। बस सीरीज के साथ आप लोग बने रहिएगा। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी
यह ध्यान रखें। अच्छा, एक अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे दूं, दरअसल यहाँ पर जो उद्योग भवन की बात हुई, यहीं पर है खादी मॉल, जो कि पूरे भारत का ये पहला खादी मॉल है, जो कि पटना में है और यहीं पर उद्योग भवन में है। इसकी शुरुआत यहीं पर की गई थी नीतीश कुमार के द्वारा। चलिए, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बिहार के चिकित्सक डॉक्टर रजनीकांत को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। और विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये कहाँ के हैं, तो आरा भोजपुर। आरा एक जगह है, दरअसल भोजपुर जिला के अंतर्गत ये आता है और यहीं के मशहूर चिकित्सक फिजियोथेरेपिस्ट कायरोफैक्टर रजनीकांत को हाल ही में दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि इन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया। दरअसल उन्हें यह सम्मान कायरोफैक्टर पद्धति से हजारों मरीजों के सफलतापूर्वक इलाज के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर, कायरोफैक्टर पद्धति क्या है। देखिए, इस पद्धति की बात करें, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, हमने लिख भी दिया है कि बिना दवा के उपयोग के उपचार किया जाता है। दवा के उपयोग के बिना उपचार करने की पद्धति को ही ये कायरोफैक्टर पद्धति कहा जाता है। दरअसल इस पद्धति से कमर दर्द, पैरों का दर्द, नसों का दर्द, गैस्ट्रिक, सर दर्द, पीठ दर्द, अपच जैसी कई प्रकार की जो खास करके बड़ी बीमारी होती है, जो कि एक लंबे समय तक चलती है, जो खास करके उम्र के साथ, मतलब जो एज बढ़ता है, उम्र के साथ ये बढ़ता जाता है, तो इसका सफल इलाज किया जा सकता है इस पद्धति के माध्यम से। इसकी खास बात यहाँ पर यह होती है कि बिना किसी दवाई के उपयोग के बिना उपचार किया जाता है। तो इसी पद्धति को लेकर जो खास करके इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, इसी के लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। अच्छा, आप में से अगर कोई आरा भोजपुर के रहने वाले हैं तो शायद डॉक्टर रजनीकांत को जरूर जानते होंगे। एक बात मैं पुनः यहाँ पर दोहरा दूं, जो आरा शब्द यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, ये बिहार में कोई जिला नहीं बल्कि भोजपुर जिला के अंतर्गत एक जगह है। अब यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं, एक भोजपुरी सॉन्ग है पवन कुमार की, वो जो लिरिक है उस सॉन्ग में, वो लिरिक ये है कि आरा जिला घर बात कौना बात के डर बा। दरअसल यहाँ पर जो कहा गया है, वास्तव में ये गलत है। ये जो लिरिक है, अगर हम एग्जाम पर्पज से देखें या फिर इसको वास्तविकता के अनुसार देखें, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरा जिला ही नहीं है बिहार में कोई। आरा एक शहर है भोजपुर जिला के अंतर्गत, या फिर यूं कहें भोजपुर जिला का हेडक्वार्टर आरा में है। तो ये चीज ध्यान रखिए। इसी प्रकार से बहुत जिलों को लेकर और भी आपको कंफ्यूजन होता है, जैसे कि भोजपुर के अतिरिक्त अगर हम देखें तो इसमें एक आता है वैशाली। वैशाली के अंतर्गत है हाजीपुर। दरअसल बहुत लोग हाजीपुर को जिला बोल देते हैं। बिहार में हाजीपुर कोई जिला नहीं है, बल्कि वैशाली जिला है। उसी प्रकार से बिहार में सासाराम कोई जिला नहीं है, बल्कि रोहतास जिला है। और एक और कंफ्यूजन होता है राजगीर को लेकर। राजगीर कोई जिला नहीं बल्कि नालंदा जिला है, उसके अंतर्गत राजगीर आता है। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग मतलब पॉइंट है जहां पर आपको ये चीजें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा एक और है सारण छपरा, जो कि छपरा सारण के अंतर्गत आता है, वो चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम तीसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न है कि किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री की शुरुआत हाल ही में 1 जुलाई को हुआ है, जो कि 15 जुलाई 2024 तक ये आयोजित किया जाएगा। देखिए, मैत्री अभ्यास या फिर मैत्री व्यायाम जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो ये भारत और थाईलैंड के मध्य आयोजित होता है, ये आप सभी को मालूम होगा। अभी हाल ही में ये 1 जुलाई को शुरू हुआ है, 15 जुलाई 2024 को ये संपन्न होगा। अच्छा, इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का ये 13वां संस्करण है, जिसकी शुरुआत हाल ही में 1 जुलाई को हुई और आपको हमने बतलाया 15 जुलाई को ये संपन्न होगा। देखिए, इस 13वें संस्करण की बात करें तो ये 13वां जो संस्करण है, ये थाईलैंड का टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरापंकन में आयोजित किया गया है। एक कह सकते हैं क्षेत्र है, यहीं पर ये आयोजित हुआ है और इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी के 76 कर्मी शामिल हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके उद्देश्य की बात करें, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के मध्य आयोजित होता है, तो इसका मूल उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना या फिर इसको प्रोत्साहन देना है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और एक बात यह है कि ये द्विपक्षीय अभ्यास है, एक बार ये भारत में आयोजित होता है और उसके पश्चात एक बार ये थाईलैंड में आयोजित होता है और अभी इसका 13वां संस्करण शुरू हुआ है। लेकिन इससे पहले जो इसका 12वां पिछला संस्करण था, ये सितंबर 2019 में मेघालय की उमरोई में आयोजित किया गया था। यहाँ पर आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं द्विपक्षीय अभ्यास को लेकर, जो खास करके एग्जाम में कई बार आपको पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं।
जो द्विपक्षीय अभ्यास यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ये जो द्विपक्षीय अभ्यास है किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है? इसी प्रकार से यहाँ पर सभी को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि संप्रीति ये भारत और बांग्लादेश के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मैत्री व्यायाम जो कि भारत और थाईलैंड, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, धर्म गार्जन भारत और जापान, विनबैक्स भारत और वियतनाम, सूर्यकिरण भारत और नेपाल, हैंड इन हैंड भारत और चाइना, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, ऑस्ट्र हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया, अभ्यास लामितिये ये भारत और सेशेल्स, और टाइगर ट्रंप जो कि भारत और अमेरिका के बीच ये आयोजित होता है। इसमें सभी जो आपको दिख रहा है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 1 जुलाई 2024 को सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? देखिए विकल्प जो दिए गए हैं इस विकल्प के आधार पर राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि एन.एस. राजा सुब्रमण्य। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए हाल में 1 जुलाई 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि वे पूर्व उप थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिए हैं। उपेंद्र द्विवेदी को आप यहाँ पर देख रहे हैं। दरअसल इसको लेकर पिछले वीडियो में हमने जानकारी आपको दिया था कि हाल ही में 30 जून 2024 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के 30वें सेना अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाले हैं, जो कि मनोज पांडे के स्थान पर थल सेना अध्यक्ष बने हैं। जिसके बाद भारतीय थल सेना के उप प्रमुख का जो पद था वो रिक्त हो गया था और इसी पद पर अभी हाल ही में उप प्रमुख जो नियुक्त हुए हैं थल सेना के, ये एन.एस. राजा सुब्रमण्य नियुक्त हुए हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ अतिरिक्त जानकारी और भी यहाँ पर हम आपको दे दें। वर्तमान में जो भारतीय सेना प्रमुख हैं, जो तीनों सेना की हम बात करें, जैसे कि थल सेना प्रमुख की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी अभी हाल ही में 30वें थल सेना प्रमुख बने हैं। कब? तो 30 जून 2024 को मनोज पांडे के स्थान पर। वहीं पर नौसेना प्रमुख की बात करें तो 26वें नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी है। और इसके अतिरिक्त वायुसेना प्रमुख की बात करें तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, जो कि 27वें एयर चीफ मार्शल हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट सूची आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, वो चीजें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। अच्छा, नौसेना प्रमुख को लेकर एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में है, लेकिन आपको ध्यान रखना वे किनके स्थान पर है। तो 30 अप्रैल 2024 को आर हरि कुमार के स्थान पर, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, आर हरि कुमार के स्थान पर भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त जो भारत के द्वितीय सीडीएस हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में है जनरल अनिल चौहान। पहले कौन थे हमने आपको बताया है रिसेंटली, तो पहले थे बिपिन रावत। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप जो पुरुष कैटेगरी वाला है, आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का जो आयोजन है ये निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? यानी कि 2026 आईसीसी टी20 विश्व कप की मेजबानी किस देश के पास है? तो संयुक्त तौर पर भारत और श्रीलंका के पास इसकी मेजबानी है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि हालिया घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप संयुक्त तौर पर भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और यह जो संस्करण होगा जो 2026 में आयोजित होगा, ये आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप का 10वां संस्करण होगा। हालांकि आपको एक बात जरूर ये ध्यान रखना है, प्रत्येक ये 2 वर्ष पर आमतौर पर आयोजित होता है, इसलिए यहाँ पर हमने ये बेसिक सा पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया है। अच्छा, अगर हम भारत की दृष्टिकोण से देखें, इसकी मेजबानी की बात करें तो यह दूसरी बार है जब भारत इसकी मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत 2016 में इसके 6ठे संस्करण की मेजबानी स्वतंत्र रूप से किया था, लेकिन अभी 2026 में जो इसका 10वां संस्करण होगा, ये संयुक्त तौर पर श्रीलंका के साथ इसकी मेजबानी करेगा भारत। देखिए यहाँ पर कुछ आपको जानकारी इस वर्ष जो आयोजित हुआ है टी20 का 9वां संस्करण विश्व कप का, उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए 2024 में 1 से लेकर 29 जून तक भारत और वेस्टइंडीज की मेजबानी में इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये इसका 9th कह सकते हैं एडिशन था, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था। ये चीजें हमने आपको बताया है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ये भी समझना है कि ये दूसरी बार है जब भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया, इसीलिए यहाँ पर हमने ये दूसरी बार एक शब्द का प्रयोग किया है।
ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो लोग नहीं जानते हैं कि भारत इससे पहले कब जीते थे, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है 2007 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में ये पहला संस्करण आईसीसी टी20 विश्व कप का खेला गया था, वर्ल्ड कप का। ये पहले संस्करण में या फिर यूं कहें उद्घाटन संस्करण में भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को हराकर यह फाइनल मुकाबला अपने नाम किया था। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि 2024 में जो क्रिकेट विश्व कप का वर्ल्ड कप आयोजित हुआ टी20 फॉर्मेट वाला, उसको लेकर डिटेल जानकारी यहाँ पर हमने दिया है आपको। पहले भी ये चीज़ें आपको बतलाई जा चुकी है। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये तमाम चीज़ों को पढ़ लीजिए। यहाँ से एग्जाम में मुझे लगता है कि प्रश्न अराइज हो सकता है। अच्छा, एक घोषणा आईसीसी की तरफ से एक यह भी हुई है कि जो महिला टी20 वर्ल्ड कप है, ये 3 से लेकर 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश की मेजबानी में आयोजित होगा। ये चीज़ें भूलिएगा मत, घोषणा हो चुकी है और ये स्थिति को बांग्लादेश में आयोजित होगा। ये तमाम बातों को यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, जो कि 15 जुलाई 2024 को पदभार ग्रहण करेंगे। इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा विक्रम मिस्त्री। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी हैं, यानी कि आईपीएस अधिकारी विक्रम मिस्त्री को हाल ही में भारत का नया व 35वें विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वे 15 जुलाई 2024 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अच्छा, पहले समय में जब मैं अपने लाइफ में पहली बार ये टाइटल सुना था, टाइटल ये एक जो शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मिस्त्री भी एक टाइटल है। जैसे कि ढोलकिया एक टाइटल है, उसी प्रकार से मिस्त्री भी एक टाइटल है और दारू वाला एक और टाइटल है। तो जब पहली बार मैं सुना था, तो मतलब अपने लाइफ में मुझे याद नहीं कब, लेकिन जब मैं पहली बार सुना था, तो हम लोग मतलब गाँव में, देखिए गाँव से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर मिस्त्री हम लोग बोलते हैं जो कोई चीज़ सामान को ठीक ठाक करता है, या फिर जो राज मिस्त्री होता है उसको भी हम लोग मिस्त्री बोलते हैं। तो ये थोड़ा-सा मेरे लिए नया था, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मिस्त्री एक टाइटल है, आप लोग आई थिंक सभी लोग जानते ही होंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मैं अपने को लेकर बता रहा था कि मेरे साथ ये चीज़ हुआ था, बहुत पहले की बात है। चलिए यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ, अगले पॉइंट को देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए वे अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार, यानी कि यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, वे अब तक उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे थे। इसमें एक बात और भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अजीत डोभाल को पुनः से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, वे इस पद पर अपनी सेवा दे रहे थे। अजीत डोभाल को लेकर रिसेंटली कुछ समय पहले हमने जो उसका कार्यकाल बढ़ाया गया, वो जानकारी हमने आपको दिया था। अब यहाँ पर देखिएगा, अब वे 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे, जो कि लंबे समय तक इस पद पर थे। दरअसल उनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 को ही खत्म हो गया, तब से ये पद रिक्त था और इसी पद पर इनकी नियुक्ति हो गई 15 जुलाई 2024 को विक्रम मिस्त्री की। अच्छा, एक बात और यहाँ पर है, विनय मोहन क्वात्रा जो इस पद पर थे, जो कि आपको ध्यान रखना है कि मई 2024 में हर्षवर्धन श्रृंगला से उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। 24 नहीं बल्कि 2022 में, मई 2022 में वे हर्षवर्धन श्रृंगला से पदभार ग्रहण किए थे। तो ये चीजें कुछ स्टोरी है जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि ये नया नया नियुक्त हुआ तो केवल यही पूछा जा सकता है, आपसे पीछे जाके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रिसेंटली बीपीएससी टीआरई वाला जो एग्जाम आयोजित हुआ है, अगर आपके पास प्रश्न पत्र उपलब्ध है और आगामी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो कम से कम उस प्रश्न पत्र को जरूर देखिएगा, वहां से आपको बहुत आइडिया आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए यहाँ पर आपको कुछ जानकारी और भी मैं आपको दे दूं। विक्रम मिस्त्री की बात करें तो 1977 से मार्च 1998 तक इंद्र कुमार गुजराल, फिर अक्टूबर 2012 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह, और उसके बाद मई 2014 से जुलाई 2014 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वे निजी सचिव रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा, जिस वजह से यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, एक जानकारी इनसे संबंधित और भी है कि भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2018 में चाइना में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया था। तो ये सारी बातें यहाँ पर खास करके विक्रम मिस्त्री से संबंधित है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? देखिए यहाँ पर पहले तो इसका आंसर जानिए। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि मनोज कुमार सिंह। अब इसको लेकर जानकारी आपको दे दूं, उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, हाल ही में 30 जून 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं और उन्होंने दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान लिया, यानी कि इस पद पर पहले दुर्गा शंकर मिश्र थे।
इन्हीं के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ जानकारी मैं आपको अतिरिक्त देने वाला हूँ विभिन्न राज्यों को लेकर जो अभी हाल ही में रिसेंटली मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। इनमें ये महाराष्ट्र वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। इसकी जानकारी पिछले वीडियो में हमने आपको दिया था। दरअसल 30 जून 2024 को 1987 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है। ये पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त होने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ महाराष्ट्र का, और उन्होंने नितिन करीर का स्थान लिया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा को लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आती है कि प्रदीप कुमार जैना की सेवानिवृत्ति के बाद उड़ीसा सरकार ने 30 जून 2024 को 1990 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो उड़ीसा को लेकर ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मुख्य सचिव के बारे में, लगे हाथों बिहार को लेकर भी चीजें हम देख लेते हैं। देखिए, बिहार के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। वर्तमान में जो बिहार के मुख्य सचिव है ये हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, और ये किनके स्थान पर है, यानी कि इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले बिहार के मुख्य सचिव थे आमिर सुबहानी। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर हम राज्यों के सचिव को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कैबिनेट सचिव की तो 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी यानी कि आईएएस अधिकारी राजीव गौबा 2019 से ही भारत के कैबिनेट सचिव हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, इतनी सारी बातें यहाँ से फिलहाल ध्यान रखिएगा, हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही में चर्चे में रहा मिनामी तोरीसीमा द्वीप किस देश में अवस्थित है? ये अभी हाल ही में खबरों में रहा है। अब ये खबरों में क्यों है वो भी हम आपको बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, एक प्रकार से यहाँ पर नाम से भी आप ये हिंट ले सकते हैं। जैसे कि हिरोशिमा एक प्रकार का जगह है जापान में, उसी प्रकार से तोरीसीमा, तो एक प्रकार से यहाँ पर हिंट ले सकते हैं आप, जापान इसका राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर आपको मैं जानकारी इसको लेकर दे दूं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, मिनामी तोरीसीमा द्वीप जो है, जिसे मार्कस द्वीप के भी नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक जापानी द्वीप है। इसको आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसको लेकर एक ध्यान ये चीज रखिएगा कि यह जो द्वीप है लगभग समबाहु त्रिभुज के आकार का है, जैसा यहाँ पर ये तस्वीर के भी माध्यम से प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ पर ये विषय मतलब ये सवाल उत्पन्न होता है कि खबरों में क्यों है। देखिए, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिएगा। दरअसल जापानी शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिनामी तोरीसीमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों की खोज की है, जिस वजह से ये पूरी दुनिया में खबरों का विषय है, और इसी वजह से यहाँ पर हम भी आपको इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है या फिर किस देश में है, तो जापान में। अच्छा, यहाँ पर जो खनिज मिले हैं इसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है यह इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है या फिर निभाएगा। हालांकि कुछ बातें और भी अगर यहाँ से निकलकर सामने आती तो वो हम आपको अवश्य बतलाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी हम आपको अवश्य देना चाहेंगे। दरअसल जापान की बात हो रही है तो जापान के 2 शहर पर जो परमाणु हमला हुआ था अमेरिका द्वारा, जो कि क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को यह परमाणु हमला हुआ था, और ये काफी ज्यादा विध्वंसक था, जो कि अब भी यहाँ पर इस क्षेत्र में इसका कह सकते हैं प्रकोप या फिर युग है, इसका अंश, इसका प्रमाण अब भी यहाँ पर देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। अब यहाँ पर अगला 9वां प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी ने किस क्रिकेटर को अपना बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि दिनेश कार्तिक। इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है डी के। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को हाल ही में आरसीबी ने अपना बैटिंग कोच और मेंटर नियुक्त किया है। अच्छा, दिनेश कार्तिक को लेकर एक बात ये ध्यान रखेंगे, रिसेंटली 1 जून 2024 को वे क्रिकेट के हर फॉर्मेट के साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से भी संन्यास लेने की आधिकारिक घोषणा किए थे। ये यहाँ पर इसको लेकर बातें हैं, ध्यान आप लोग रखेंगे। देखिए, हर फॉर्मेट जो यहाँ पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, दरअसल क्रिकेट के वे सभी फॉर्मेट जो बड़ी, अगर हम फॉर्मेट की बात करें, एक तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि जो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है ये है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में, दरअसल आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल का जो पूरा नाम होता है ये होता है इंडियन प्रीमियर लीग, और इसको लेकर जो जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं ये तमाम बातों को बारीकी से समझिएगा, ध्यान रखिएगा। 2024 में इसका 17वां संस्करण आयोजित हुआ, 22 मार्च से लेकर 26 मई 2024 तक। इसका जो प्रायोजक था ये था कौन? तो टाटा समूह। फाइनल मैच जो खेला गया ये सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच
दोनों टीमों के कप्तान को लेकर यहाँ पर हमने ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया है और ये फाइनल मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया और फाइनल मुकाबले में केकेआर ने एसआरएच को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। यानी कि केकेआर इससे पहले अगर हम देखें तो 2012 और 2014 में अपने नाम किया था और ये तीसरी बार 2024 में इस खिताब को केकेआर ने अपने नाम किया है। देखिए, महत्वपूर्ण अवार्ड को लेकर यहाँ पर जानकारी है, आप सभी को ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकता है। आईपीएल 2024 के 17वें संस्करण का जो सबसे महंगा खिलाड़ी था ये था मिचेल स्टार्क, जो कि 24.75 करोड़ रुपए में ये खरीदे गए थे केकेआर की तरफ से। ठीक है, ये तो 2024 को लेकर जानकारी है। हालांकि पूरी की पूरी जो विजेता सूची है आईपीएल की 2008 से लेकर अब तक यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें जो सबसे सफल टीम है वो तो पहला नाम आता है एमआई का, जो कि अब तक 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया है और 5 बार खिताब जीतने वाले दूसरी टीम बनी सीएसके। वो सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त हमने कुछ और भी जानकारी आपको यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए 2024 का जो WPL है यानी कि विमेन्स प्रीमियर लीग, जो इसका सीजन 2 था, ये आरसीबी ने अपने नाम किया, जो पहली बार है एक फ्रेंचाइजी के रूप में 17 साल के इतिहास में पहली बार आरसीबी ने एक खिताब अपने नाम किया है। ये भी महिला टीम ने, यानी कि WPL में खिताब मिला है आरसीबी को। तो ये जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना, हमने विस्तृत तौर पर आपको दिया था और इसमें जो अवार्ड मिला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। विभिन्न कैटेगरी में जो अवार्ड दिया जाता है ये तमाम बातों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त आईपीएल 2023 का जो 16वां संस्करण है उसको लेकर यहाँ पर जानकारी है। चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार विजेता बना था। ठीक है, ये तमाम बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो जो घोषणा हुई है इसके आधार पर इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। आपको बता दूं कि एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती महाराष्ट्र में एक शहर है, यहीं पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा किया गया है एयर इंडिया की तरफ से। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका निर्माण एयर इंडिया के द्वारा महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा। फिलहाल यही जानकारी है, हालांकि इसमें कुछ बातें और भी निकल कर आएगी तो आपको हम अवश्य बतलाएंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि अमान जॉर्डन में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है? अच्छा, ये जो है यहाँ पर ये अंडर 23 वर्ग वाला है। इससे पहले हमने कुछ समय पहले अंडर 17 वर्ग के बारे में बतलाया था, जहाँ पर भारत ने 11 पदक अपने नाम किया था। लेकिन यहाँ पर अंडर 23 वर्ग में देखें तो इस चैंपियनशिप में, यानी कि इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 8 पदक अपने नाम किया है और शीर्ष स्थान हासिल किया है इस प्रतियोगिता में। तो ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि ये जो अंडर 23 वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होना है, मतलब होने वाली है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि अमान जॉर्डन में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के युवा पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य, यानी कि 2 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कुल 8 मेडल यहाँ पर जीते हैं और 8 पदकों के साथ ये अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत पहले स्थान पर रहा। इसके बाद, यानी कि अपना भारत के बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान और तीसरे स्थान पर किर्गिस्तान रहा। ये यहाँ पर ध्यान रखिए और इसलिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट ये भी लिख दिया है। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अच्छा, ये सारी बातों के अतिरिक्त जो पदक विजेता है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 69वीं बीपीएससी एग्जाम में एक प्रश्न डायरेक्टली इस तरह से खास करके एक खिलाड़ी को लेकर, उनके पदक को लेकर पूछा गया था। तो यहाँ पर वो कंप्लीट जानकारी है किन्होंने कौन सा पदक अपने नाम किया, ये सभी को यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, एक नज़र इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट 12वें प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को, और इस वर्ष भी 2 जुलाई को दुनिया भर में विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को लेकर जो हमने जानकारी दिया है, 70वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन में आप लगे हैं तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। महज 199 रुपये में ये आप सभी को मिल रहा है। एक नाम मात्र की फी के साथ आप ये तमाम चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। और इस टेस्ट की बात करें तो ये लाइव मोड में है। हालांकि अगर लाइव आप इसे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो बाद में जब आपके पास समय होगा अपने समय के अकॉर्डिंग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका जो टाइमिंग हमने निर्धारित किया है ये 9 से 11 बजे रात्रि है। आप टेस्ट को
सबमिट करके सो जाइए और सुबह जब मॉर्निंग में उठेंगे तो इसका सॉल्यूशन वाला जो पीडीएफ आपको मिलेगा वहाँ से आप अपनी तैयारी का एनालिसिस कर पाएँगे कि आप किस तरह से परफ़ॉर्म किए हैं, कहाँ पर आपका गलत हो रहा है, क्या चीज़ें आपको सुधारने की आवश्यकता है। तो ये तमाम चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अपनी समस्त पशु प्रजातियों की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है और इसमें कितनी प्रजातियों को शामिल किया गया है। ये तमाम जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, और जो बातें हमने आपको बतलाया था इस कोर्स में आपको सारा का सारा मटेरियल जो है करंट अफेयर्स का वो मिल जाएगा। हालाँकि आप चाहें तो ये वाला जो बीपीएससी का कोर्स है आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें भी करंट अफेयर्स का पैकेज इंक्लूडेड है। इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप जो भी चाहें इसको ले सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।